हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस क्लास में मैं आपको विकेंद्रीकरण के दोष इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि विकेंद्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है और इसके लाभ क्या है। आपने इसके आशय और इसके लाभ के बारे में आपने पढ़ा है, सीखने का आपने प्रयास किया है। और यदि उसके पहले की क्लास के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पर आपने सीखा था केंद्रीकरण के बारे में। केंद्रीकरण से आशय, उसके लाभ, उसके दोष। हर साल एग्जाम में इन दो में से ही पूछा ही जाता है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग थोड़ा सा तन्मयता के साथ में इसके असाइनमेंट तैयार करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम का टाइम पर आपके लिए उपयोगी हो सके। तो विकेंद्रीकरण के दोष, तो विकेंद्रीकरण तो सभी लोग जानते होंगे विकेंद्रीकरण क्या होता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। जो लोग नहीं आए थे वो थोड़ा सा सुन लेंगे, है ना। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विभाग अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक विभाग अपने विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने विभाग में होने वाले समस्त कार्यों को अच्छी तरीके से, सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित करें, उनको संचालित करें, उनको समय से पूरा करें। तो जब प्रत्येक विभाग स्वतंत्र होता है अपने कार्य को करने के लिए, तो ऐसी जो प्रक्रिया होती है कार्य को करवाने की, ऐसी जो व्यवस्था होती है कार्य को पूरा करने की, उस सिस्टम को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। आप इसमें देख सकते हैं विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकृत ना हो, जो व्यवस्था केंद्रीकृत ना हो। केंद्रीकृत में सभी व्यवस्थाएं एक स्थान पर होती हैं, एक ही उसमें सर्वे सर्वा होता है, प्रबंधक एक होता है, सभी एक ही उसमें होता है जो डिसीजन देता है, बाकी सब उसको पूरा करते हैं, उस व्यवस्था को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था समझ गए कि जहाँ पर प्रत्येक विभाग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है, या उसकी पूर्ण रूप से उसका ही दायित्व होता है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है, स्वयं में वो अपने विभाग का मालिक होता है। जितने भी सारे काम उसको करने हैं उसी विभाग में रहते हुए करने, सारी व्यवस्था वहाँ का जो हेड होगा वो करेगा। उसको दूसरी जगह व्यवस्था नहीं करनी होगी, हम सर हमने ये अपना काम कर दिया, जरा आगे का ये देख लो। कि अब उसमें उस विभाग में जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो सबकी सैलरी बनाना, सब कुछ करना, एक जो उनकी व्यवस्था करना, तो वही करेगा। नहीं तो उसमें क्या होता है, विभाग का जो हेड है, HOD है डिपार्टमेंट, उसने अपनी व्यवस्था बना ली, सैलरी के लिए आगे अकाउंटेंट को दे दे, अकाउंटेंट वहाँ बैठा है, उसके पास तो कई विभाग से आते हैं तो वो करता है। जैसे आप देखें हर जिले में सरकारी जितने भी संस्थान होते हैं उन सबकी जो सैलरी निकलती है तो उसके लिए कोषागार होता है, ट्रेजरी। सभी विभाग ये सब क्या करते हैं, सब अपनी अपनी तो सैलरी मैनेज करते हैं, बनाते हैं, लेकिन दे नहीं सकते। निर्धारित तो कर सकते हैं कि हमें इतनी बनी, इस बार इतना एब्सेंटी थी, इतनी प्रेजेंटी हुई और इतने हज़ार हमारा हुआ, लेकिन खाते में नहीं जाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है, ट्रेजरी ऑफिस कोषागार में जाकर के उसको जमा करना पड़ता है, फिर वहाँ से निकलती है। ये कितना जल्दी बनाते हैं वो निकलेगी वहाँ टाइम से। तो ऐसी व्यवस्था हमारी क्या कहलाती है,
केंद्रीकृत व्यवस्था कहलाती है। और एक केंद्र है जो सब जिले भर के विभागों को पैसा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कौन सी व्यवस्था पढ़ रहे हैं? विकेंद्रीकरण। जैसे मैं स्वयं में मालिक है, सफाई करवानी, लेबर को पैसा देना है, कुछ भी करना है, खरीदारी करनी है, लो जेब से पैसा ले जाओ। लेकिन केंद्रीकृत में ऐसा नहीं। केंद्रीकृत में ऐसा होता है, लेकिन विकेंद्रीकृत में क्या होता है? सब स्वयं में ही करना होता है, ऑल इन ऑल जो होता है विभाग ही पूरा होता है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हो, स्वयं में ही सब कुछ पढ़ लेते हो, स्वयं में ही मतलब पूर्ण हो, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा कहते हैं, हम लोग ज़्यादा समझ जाते हो। तो अगर हम इनके दोष की बात करें तो इसमें बताया गया है कि पहली अगर कैटेगरी देखें तो उसमें बताते हैं विशिष्टीकरण का अभाव होता है। विशिष्टीकरण का अभाव। अभाव तो जानते हैं आप सभी, अभाव का मतलब होता है कमी से। विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, कि जब कोई व्यक्ति कोई काम बार बार करता है, वही काम कर रहा है, तो वो उसमें कुशल हो जाता है। क्या हो जाता है? कुशल हो जाता है, दक्ष हो जाता है, उसमें निपुण हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब 50 तरीके के काम करता है तो वो ना इधर का ना उधर का, क्योंकि उसे सारे काम करने पड़ते हैं। वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होता है कि वो ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं ये काम बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, उसके पास 50 काम है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण में ये बताया गया कि इसमें स्पेशलाइजेशन की कमी होती है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होती है। जिस तरीके का आपका काम है वैसे ही एम्प्लॉय रखोगे, तो यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम होने की वजह से उनके पास में ज़्यादा काम होता है। तो एक ही व्यक्ति के पास में कई सारे लोड होते हैं, ये भी करना है आपको, ये भी करना है और ये भी करना है। अगर ना आए तब भी आपको ये करना है ना। वहाँ काम करना पड़ता है, काफ़ी सारा काम करना पड़ता है, कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर एक विशिष्टीकरण का जो लक्षण है, विशिष्टीकरण का जो गुण होता है वो नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप कोई एक ही काम रोज करते हो तो आप जैसे ही आपके सम्मुख उस प्रकार का काम आता है, देखते ही आपको पता चल जाता है यहाँ पर एक कमी, पहले इसको पूरा कर लो, है ना। ये ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पहली बार उस काम को करवा रहा है ना, वो कहता है कि मैंने तो सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है ना, फिर भी मेरा काम नहीं हो पा रहा। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो तो पहली बार करवा रहा है, उसको लगता है बस यही इतना ही है। लेकिन जो रोज कर रहा है ना, उसको पता है आगे तक कौन कौन से कागजों की जरूरत पड़ती है ना। तो वो क्या करता है, वो यही रहता है ये दस्तावेज करना है, ये लगा लो वो लगा लो। लेकिन जो सुनता है ना, जिसको पूरा करना पड़ता है, तो फालतू में दौड़ा रहा है वो इधर से। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में किसी काम की होती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है ना, शुरू से लेकर के अंत तक। और अंत में भी वो स्टोर में संभाल करके रखे जाते हैं, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए, फाइल देखनी पड़ जाए, तो इसीलिए पूरी फाइल बनाई जाती है। तो विशिष्टीकरण का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को कई सारे कार्यों को करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना वो इधर का और ना वो उधर का, वो किसी एक काम में परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसमें यह दोष पाया गया है, इसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं होते हैं। जब कोई व्यक्ति से लेखाकार है, अकाउंटेंट है, उसके पास वो वही है कि बस लाओ बिल, पैसा कितना हुआ कितना, उसे पता है खाते ही इसको चढ़ाने कहाँ, कौन सी बुक में इसकी एंट्री करनी है ना, बैलेंस शीट उसकी कैसे मेंटेन करनी है, कैश बुक उसकी कैसे बनानी है, परचेज रजिस्टर हमको बनाना है, सेल रजिस्टर बनाना है। उसके पास 50 तरीके के काम अगर आ जाएंगे तो वो
पूरा ही नहीं कर पाएगा, वो कभी ये देखेगा कभी वो देखेगा, एक लाइन में लगा, एक इधर से कहा सर मैं पहले आए हूँ, कोई जानने वाला भी आ जाता है इसमें सर मेरा भी कर दो, वो बड़ा मतलब असमंजस में पड़ जाता है कि कौन सा काम कब किया जाए, है ना। तो बड़ी दिक्कत आती है। वो होता है ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कमी है, एक इसमें विकेंद्रीकरण में यह दोष है कि इसमें विशिष्टीकरण का अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें ये बताया गया कि इसमें कार्यभार का असमान वितरण होता है, कार्यभार का असमान वितरण। कार्यभार असमान वितरण, अगर ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे तो इसलिए क्या कहना चाहता है ये आपको जरूर समझ में आ जाए। कार्यभार आप जानते हैं वर्कलोड, है ना, वर्कलोड का असमान वितरण हो जाता है। क्यों हो जाता है? कार्यभार का मतलब वर्कलोड, मतलब एक संस्था में कई सारे काम होते हैं, है ना, कई सारे काम होते हैं, उन काम को कहते हैं वर्कलोड। अब इसमें असमान वितरण कैसे हो जाता है? क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संख्या कम होती है। अब काम तो करवाना ही है, काम तो करवाना ही है, काम करने हैं, ज़्यादा एम्प्लॉई रख नहीं सकते क्योंकि पता चला कि फिर हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए थे और लॉस में जा रहे हैं। एम्प्लॉय रखना तो आसान है, उसको देना भी तो पड़ेगा। अब जिस प्रकार से हमारा आउटपुट आता है, हाँ, बिक्री हो नहीं रही है और मशीनें खरीदे जा रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को रखे जा रहे हैं, तो उनको सैलरी कहाँ से देंगे? कल को फिर यही होगा कि कोई लैपटॉप लेके जा रहा है तो कोई फोटोस्टेट मशीन लेके जा रहा है, जो यही लेके चलो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है और हमें प्रॉफिट भी कमाना है और हमें अपनी कंपनी में पैसा उसी कंपनी से बचा करके उसमें और इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमारी कंपनी थोड़ा और आगे बढ़ सके। तो बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही कार्य सब दे देते हैं, मतलब कम में ही ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि कंपनी का व्यवसाय का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, है ना। धर्मार्थ तो है ही कि चंदा मिल गया, उसमें तो अपने पास से ही बचा करके सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें कार्य का असमान वितरण मतलब किसी के पास 2 है तो किसी के पास 4, किसी के पास 6, किसी के पास 3, है ना, इस प्रकार का वितरण हो जाता है। ये अगर ए नहीं आया तो जब इसने एप्लीकेशन दी तभी नोटिस निकल गई ए की अनुपस्थिति में ए के समर्थकार भी देखेंगे, तो पहले से 3-4 और काम थे। तो अब वैसे अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा आपके पास होते हैं तो आप उस काम को किसी अन्य के पास में भी दे सकते थे, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही कम थे, वहाँ पर तो पहले से ही कम थे। तो इसमें कार्य का जो बंटवारा होता है, वितरण मतलब बंटवारा, 2 मिल गए, 4 मिल गए, किसी को 6 काम मिल गए, किसी का उपस्थिति में तो 2-3 और मिल गए 2-3 दिन के लिए, है ना। फिर ऐसा हो जाता है कि अभी तो है नहीं, छुट्टी तो मिलेगी नहीं क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो बहुत कम है, छुट्टी प्राइवेट में देखते छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, है ना। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि एम्प्लॉयज़ कम है, तो उतने से करना, अगर वो चला गया तो कौन काम देखेगा? तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, कोई अगर काम करने वाला है तो आप उसे कह दो आपके काम को देख लेंगे तो आप छुट्टी में चले जाओ। तो कोई मिल जाता है, जैसे मान लो कि दिलीप मिल गए, है ना, परवीन ने दिलीप को कह दिया सर दिलीप हमारे अफसर में काम देख लेंगे। दिलीप के पास 4 तो पहले से थे, 4 प्रकार के काम, है ना। तो जब कार्य का इस प्रकार का असमान वितरण हो जाता है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते अपने वर्कलोड ज़्यादा है कि यहाँ से एक आदमी उठ करके यहाँ पर चला जाए, क्योंकि वहाँ पर भी एक ही था, है ना। लेकिन केंद्रीकरण में क्या होता है कि एक कार्य में जब एक प्रकार का काम होता है तो टीम वर्क तरीके से काम करती है। एक डिपार्टमेंट एक काम के लिए 4 लोग 5 लोग हैं, तो अगर पता चला कि इसके पास में काम ज़्यादा आ गया तो बोले कि 2 लोग यहाँ से यहाँ आ जाओ, 2 फिर भी वहाँ बचेंगे ना। लेकिन इस व्यवस्था में तो पता चला हर तरफ एक ही एक है, तो इनके
पास ना इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, करना है करना पड़ता है, वो काम करना पड़ेगा, है ना। अब उसमें लाइन चाहे लंबी लग जाए, लंच का टाइम ना मिले, मुंह उठा के देख रहे हैं तो खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर भी काम करना है ना। क्योंकि अब आदमी को अपनी साख बनानी पड़ती है, अपनी कंपनी की साख बनानी पड़ती है, उसे काम करना नहीं तो यहाँ नहीं होगा तो कहीं और कर लेंगे, तो काम करना पड़ता है। तो काल का असमान वितरण हो चाहे कुछ हो, फिलहाल काम होना है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि विकेंद्रीकरण में काम का जो लोड होता है बड़ा अटपटा सा रहता है। एक और कंडीशन इसमें रहती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, है ना। मान लो ए है, वो बहुत ही अच्छा है, समझदार है, बुद्धिमान है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। आकाश, एक और आकाश, है ना। तो आकाश बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो अब बी जो है ये 1% गलती कर देता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये काम जल्दी करते हैं, ये काम टाइम पर करते हैं, टाइम पर करते जरूर हैं, लेकिन ये सही काम करते हैं, ये 2% गलती कर देते हैं। तो अधिकारी क्या करता है, इनको काम अगर 1 देगा तो इनको देगा 3। क्यों? क्योंकि उनको काम तो करते करता है वो, और एक उसमें टैलेंट है कि वो अच्छा काम करता है। तो कार्य का आसमान में थोड़ा इसलिए हो जाता है, दूसरे को दे नहीं सकते, क्योंकि उसे पता है कि ये इसका इसमें रायता फैला देगा, ये है ना, ये सब काम बेकार कर देगा, इसमें इसको देने से कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से काम खराब हो जाता है। आसमान वितरण में ये कंडीशन है, इस वजह से भी काम का जो बंटवारा है वो उल्टा सीधा होता है। मजबूरी है कि नॉलेज उनको भी है थोड़ी बहुत अकाउंट्स की, और ये तो काफ़ी दिनों से अनुभवी भी है। तो एक अनुभव भी एक बहुत बड़ा लक्षण बन जाता है कि हम नए आदमी को काम इतनी जल्दी नहीं दे सकते, जब तक कि और एक्यूरेसी ना उसके अंदर आ जाए, उसके अंदर समझ एक प्रकार की पैदा हो। ठीक है, तो इसमें कार्य का असमान वितरण होता है। नेक्स्ट है कार्यालय लागत में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यालय की लागत में वृद्धि होनी है। कार्यालय लागत में वृद्धि, है लागत आप जानते हैं पूंजी। किसी भी चीज को करने में जो चीज हम इन्वेस्ट करते हैं, अब सब कुछ करना है तो लागत तो लगेगी, है ना। अगर आप स्वयं मालिक हो और सब व्यवस्था आपको करनी है तो पैसा तो लगेगा, है ना। हाँ, अब जैसे मान लो घर में एक मिश्रित फैमिली होती है ना, एक साथ रहते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी सब पर बटी हुई रहती है ना। कि शिवव्रत में पैसा कमाएंगे, दिलीप कमाएंगे, आकाश कमाएंगे, फिर सभी मिलके खाएंगे। लेकिन जब आप दिलीप बड़े हो गए, थोड़ा पैसा कमाने लगे, इन्होंने कहा अब हम नहीं रहेंगे साथ में, अब हम रहेंगे अलग। तो ये आकाश से हो गए अलग। तो पहले क्या था, पहले तो सब मिलजुल करके काम कर लेते थे। गैस सिलेंडर इन्होंने भरवा दिया, परवीन ने, सब्जी उब्जी लाने की जिम्मेदारी आकाश की थी, ये इधर से चावल आटा दाल की व्यवस्था करती थी। तो सभी लोग अपनी व्यवस्था कर लेते थे। तो उससे क्या था कि आराम से पैसा भी बच जाता था सबके पास में सीधे सीधे, और काम भी हो जाता था। लेकिन अब जब आकाश अलग हो गए, फैमिली उन्होंने अपनी अलग सेट कर ली, तो अब क्या होगा, अब इनको सारी व्यवस्थाएं करनी
तो अब वो किसी से लेगा तो है नहीं, किसी से नहीं लेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो कंपनी में चाहे उसको फोटोस्टेट मशीन खरीदनी हो, चाहे स्कैनर खरीदना हो, चाहे कंप्यूटर, अब उसकी व्यवस्था तो अलग है ना। अब वो पड़ोसी वहाँ नहीं जाएगा, कह देगा तुम्हारा तो घर अलग हो गया, तुम उधर जाओ, है ना। तो वो किसी से मांग नहीं सकता, मांगोगे भी तो वो देगा नहीं। तो जब अब सारी चीज़ें हमको खरीदनी है, सारी व्यवस्थाएं हमको करनी है, एम्प्लॉयज भी हमारे पास में है, उनको वेतन भी देना है, स्टेशनरी भी खरीदनी है, मतलब A to Z सब कुछ करना है, तो क्या होगा, पैसा तो लगेगा। और जब पैसा लगेगा तो फिर लागत तो बढ़ेगी, क्योंकि सामान खरीद रहे हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पैसा आपके पास से जाता है, पैसा जाता है कि आता है, पैसा हमारे पास से चला जाता है, क्लियर है। जब पैसा चला भी बेच तो कुछ रहे नहीं, और बेच तो आप सीमित रहे हो ना, जो पहले बेच रहे थे आज भी वही बेच रहे हो। मान लो कि बिक्री बढ़ भी गई, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि हम व्यापारी हैं, व्यापार करेंगे तो हर वो तरीका अपनाएंगे जिस तरीके से व्यापार हमारा अच्छा चले, है। लेकिन अब खरीदना यहाँ पर बहुत कुछ पड़ता है, हर माह आपको बहुत कुछ खरीदना पड़ता है, खरीदारी करते हैं, वेतन भी सभी को देना है, वो तो 1 से 8 तारीख के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक तो देना ही देना है ना, सबको देना है। तो इसमें जब सब चीज़ हमको देना ज़्यादा है, आना कम है, तो वृद्धि होनी है लागत। अब क्यों वृद्धि हो रही है तो आप समझ गए कि नहीं, हाँ? क्योंकि इसमें कर्ता धर्ता कितने हैं, एक विभाग में एक ही है, विभाग की जिम्मेदारी है स्वयं ही सब करना है, सपोर्ट कुछ है नहीं, क्योंकि अब हम अलग हो गए। तो जब आप अलग हो जाओगे तो कार्यालय की जो लागत है, लागत में क्या होगा, चाहे स्टेशनरी खरीदनी हो, चाहे आपको फॉर्म खरीदने हो, चाहे मशीन खरीदनी हो, चाहे कंप्यूटर खरीदने हो, उसी में तो लागत आएगी, है ना। अब मान लो ये तो सब आपने खरीद लिया, फिर अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कोई रॉ मटेरियल भी तो खरीदोगे, है ना, तो उसमें भी तो पैसा चाहिए, पहले तो पैसा लगाना, तो वहाँ भी सामान मंगाओगे, उसमें भी खरीद तो लिया, रॉ मटेरियल वहीं पड़ा है, लाने में वहाँ से यहाँ तक का भाड़ा भी तो देना पड़ेगा, तो मतलब बहुत सारे खर्चे लगते हैं। लेकिन अगर जब कई सारे लोग होते हैं मिल करके, तभी आप देखते हो कि कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर जारी करती हैं। अपने पास तो पैसा था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, शेयर जारी कर दिए, थोड़ा थोड़ा पैसा सबसे ले लिया, कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने से फिर क्या होगा, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, इनकम हम कमाएंगे अच्छी सी, और जब अच्छी इनकम हमारे पास में होगी तो हम सभी व्यवस्थाएं सुसज्जित तरीके से कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति, है ना, अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति। अधिक निरीक्षकों की नियुक्ति। अब निरीक्षक आप जानते क्या होता है, जो निरीक्षण करते हैं, जो देखते हैं आप कैसे काम कर रहे हैं, जो सुपरवाइज करते हैं उनको हम सुपरवाइजर भी कहते हैं इंग्लिश में, निरीक्षक कहते हैं उनको पर्यवेक्षक भी कहते हैं, है ना, जो देखते हैं कि सब काम धाम कैसा हो रहा है। अब क्या है कि अब हमको अधिक निरीक्षकों की आवश्यकता पड़ती है जो देख सकें सब काम धाम कैसा हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास में केंद्रीकृत सिस्टम होता
तो हम उन्हीं से ही सब काम चल जाता है। लेकिन अब हमको सब अपना अलग अलग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब अलग अलग काम करोगे तो ये क्या फ्री में ये काम करेंगे क्या, है ना? इस फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको आपको मानदेय भी देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। उससे हमारे खर्चों में वृद्धि होगी, लाभ में कमी आएगी, क्योंकि जो आपने कमाया था, जो अब तक आपने जोड़ा है सामान बेच करके, जो आपने अपनी पूंजी कमाई है वही तो वेतन में देंगे आप, है ना? तो ये तो हमारा खर्चा होता है वेतन। तो जब आप अधिक नियुक्ति करेंगे और ये आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, अगर उनसे तुम उन्हें डांटो मत तो वो कोई काम ही नहीं करेंगे, उनको समझाओ नहीं तो वो गलती ही करेंगे। तो ये जरूरी है कि सुपरवाइजरों की नियुक्ति की जाए, निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि काम जो है वो अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी गुणवत्ता के साथ में हो सके। इसलिए इनकी नियुक्ति करना बेहद आवश्यक बन जाता है। भले ही हमको पे करना पड़े, ज़्यादा कंपनी पर बर्डन पड़े, लेकिन ये हमें करना होता है। लेकिन इसी व्यवस्था को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक दोष है। हाँ, ये एक विकेंद्रीकरण प्रणाली का एक दोष माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको पैसा वहन करना पड़ता है, पैसा हमको खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब करना है तो करना है। नेक्स्ट है आकस्मिक या मौसमी कार्यों को करने में कठिनाई। नेक्स्ट दोष है आकस्मिक। आकस्मिक से तात्पर्य है अचानक, मौसमी, जो मौसम पर काम आते हैं, जिसको कहते हैं ना सहालक, है ना? जब ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, जैसे अब ये वुलन्स कपड़े होते हैं, उनकी जब ठंड आती है ना तभी डिमांड होती है, तो ये मौसम के हिसाब से डिमांड होती है ना? हाँ, जो सीजन पर होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं मौसमी कार्य। तो जब डिमांड, अब जैसे मान लो पटाखे होते हैं, अब उनकी वो कंपनी तो बनाती है, साल भर बनाती रहती है, स्टॉक करती रहती है, बेचती भी रहती है, सप्लाई भी करती है, लेकिन वो जो पटाखे दीपावली आती है तब वो उसका एक मौसमी कार्य बन जाता है और बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, भाई हमको चाहिए, कह रहे नहीं स्टॉक पे तो खत्म हो गया, बोले बस लिख लो तो भिजवा देगा, है ना? तो ऐसे काम हमारे मौसमी कार्य कहलाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब आकस्मिक कोई काम आ जाता है कि हमारे पास व्यवस्था तो थी नहीं, हम तो उसी तरीके से बना रहे थे, जैसे मान लो कि कोई होटल वाला है, होटल समझते ना, बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, सड़क किनारे जो होते हैं, तो वो अपने हिसाब से, जैसे उसके डेली कस्टमर आते थे उसके हिसाब से वो खाना बनाता था। लेकिन अचानक बस एक आई और रुकी, उसमें से 50-60 आदमी उतरे और एकदम से टूट पड़े खाने पर। अब उनको तो मिल गया, लेकिन जो अन्य लोग थे, जो आते थे, जो रोज आते थे, उनको नहीं मिल रहा है ना? तो इसको क्या कहते हैं, जो आकस्मिक अचानक आ जाता है ना। तो अब उसको अब पता चला कि उसके स्टोर में भी नहीं था, उसका पनीर भी खत्म हो गया जो उसने बनाया था, ये कोई स्टोर करके रखने वाली चीज़ नहीं है ना। अब तुरंत वो लाएगा, व्यवस्था करेगा, तब तक वो लोग भी आ गए। तो जब ऐसी व्यवस्था हो जाती है, अचानक ऐसे कार्य आ जाते हैं, कंपनी में अचानक कोई टेंडर उसको मिल गया, उसने अप्लाई किया था, तुरंत ऑर्डर आया कि हाँ आप कह रहे थे कि आप उस
मना तो कर नहीं सकते, कि ठीक है नहीं भेजते हो तो हम किसी और से ले लें, है ना। तो कहते हैं ठीक है, तो कैसे अरेंज करते हैं, चाहे कहते हैं कि सर कल परसों तक आपका जरूर भेज देंगे, है ना, सर आज यहाँ से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत निकाल देंगे, है ना। तो अब उसके लिए चाहे ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट कितनी भी लगानी पड़े, एम्प्लॉय को लगातार रोकना पड़े, चलेगा, वो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि उसको जाना है ना। इससे क्या आपकी कंपनी में साख होती है ना, साख जो क्रेडिट इसका होता है वो अच्छा होता है ना। जब आप काम अच्छी तरीके से करते हो, अच्छी गुणवत्ता के साथ में काम करते हो, जैसे यहाँ पर है, आप लोगों का क्या काम है, अध्यापक के द्वारा जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना, है ना, उनको समझना और उनको अपने आचरण में ढालना, है ना। ये सब हम आपको सिखा रहे हैं और यही आप सब आगे चल के ना कर पाए, इसका क्या मतलब है कि आपने सीखा नहीं, सिर्फ सुना, आचरण में आपने उसको ढाला ही नहीं। मैं कहता हूँ रोज आना, जी सर खुद नहीं आते, इसका मतलब है कि आपने सुना और टाल दिया, आचरण में डाला नहीं, खुद की हैबिट में नहीं डाला, तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज है, दोष है आपका है। ये आपको हमेशा परेशान करेगा, हमेशा परेशान करेगा। तो आचरण में देखो, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है ना तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि एकदम से आ जाए तो वो नहीं आएगी, उसके लिए आपको आज से ही प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं वो हैबिट बनती है ना। आदत तो आप जानते हैं ना, आदत किसको कहते हैं, आदत कहते हैं ये मेरी आदत है, तो आदत एकदम से तो बनी नहीं है। जब आप कोई काम लगातार बार बार उसी तरीके से निरंतर कंटिन्यू करते जाते हैं, निरंतर, है ना, तब वो एक दिन आपकी हैबिट बन जाती है। अब वो हैबिट आपकी दो प्रकार की, अच्छी हैबिट भी हो सकती है, वो आपकी गलत हैबिट भी हो सकती है। अगर अच्छी है तो आप संस्कारी कहलाओगे, अच्छे कहलाओगे, गुणवान कहलाओगे, कुशल दक्ष कहलाओगे। लेकिन अगर कहीं वही आपकी हैबिट गलत साबित होगी तो वो आपके लिए दुखदाई होगी, पीड़ादायी होगी, कष्टकारक होगी, 50 लोगों से आपको बातें सुनने को मिलेगी, है ना, क्या गलत आदत डाली है, जब देखो तब ऐसे करते रहते हो। तो हमेशा कोई भी काम करने से पहले विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि जो गलत संगति होती है वो हमको हमेशा अच्छाई की तरफ नहीं लेके जाती है, और वो संगति हमको बहुत भाती है, क्योंकि उनकी बातें कुछ प्रकार की अट्रैक्ट करने वाली होती है, वो बहुत जल्दी भा जाती है। लेकिन कहाँ जाओगे कॉलेज, बात तो सही है, वो तो बहुत ठंडी रहेगी, रह गए, है ना। और कोई कह दे कि चलो कॉलेज चलते हैं, उन्होंने कह दिया ये चले पढ़ाने पढ़ने, उनका और उपहास कर दिया, तो वो तो अपनी आदत डाल रहा है, क्योंकि वो यहाँ करने क्या आया था, वो सिर्फ पढ़ने आया था और अपने पढ़ने का काम कर रहा है, लेटना था तो घर ही लेट लेते। तो जब कभी भी आकस्मिक काम आ जाएगा, मौसमी काम अचानक आ जाएगा, तो करने में कठिनाई होती है। क्यों करने में कठिनाई होती है? क्योंकि हमारे पास में एम्प्लॉयज़ की संख्या कम है, एम्प्लॉयज़ की संख्या हमारे पास में कम है, और उनके पास में खुद पहले से ही कुछ ज़्यादा कार्य उनको सौंपे गए हैं, उनको दिए गए हैं। इसलिए जब अचानक कोई काम आ जाएगा तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप उनकी हेल्प कर दो, क्योंकि वो भी सिंगल पर्सन है, वो भी सिंगल पर्सन है, संख्या तो हमारे पास कम है, कार्य पहले से ही एक के पास में 4-4 हैं, तो ऐसे समय में हमें दिक्कत आती है ना। लेकिन फिर भी करना पड़ता है, किसी भी तरीके से करो, कैसे भी एडजस्ट करो। तो यह विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा फॉल्ट होता है कि वो आकस्मिक कार्य, मौसमी कार्यों के समय अपने आप को तो जब कभी ऐसी समस्या जब आती है तो आपको क्या करना है, विकेंद्रीकरण प्रणाली का प्रयोग ना करके आपको केंद्रीकृत सिस्टम का ही आपको अनुसरण करना है, जिसमें हमारे पास में
कई सारे विभागों के एम्प्लॉयज़ होंगे, कहीं तो कोई तो खाली होगा, तो उसको हम उसके साथ में एडजस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो सुगमता से, निरंतर और अच्छी क्वालिटी में प्रभावपूर्ण तरीके से हो सकेगा, पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये दोष है इसका विकेंद्रीकरण का, कि ये मौसमी कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके पास में जो संख्या है वो कम होती है, एम्प्लॉयज़ की संख्या बहुत सीमित होती है, और एक दूसरे का काम भी पता नहीं होता है ना। हाँ, एक दूसरे का काम भी नहीं पता होता है, क्योंकि उनको जो मिला है वो अपना ही काम करने में लगे हुए हैं, और वर्कलोड पहले से भी ज़्यादा होता है उनके पास में, है ना। और वो दूसरे की हेल्प भी अगर वो करने के लिए जाएँ कि चलो कुछ तो हेल्प करवा दें, लेकिन वो खुद उनके पास इतना काम ज़्यादा है, और अगर वो चले भी गए तो उनका काम कौन देखेगा, है ना, उनका काम कौन देखेगा। तो थोड़ी सी दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नींद तो नहीं आ रही कि बोर हो रहे हो आप। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे है मानकीकरण व्यवस्था लागू करने में कठिनाई होती है। मानकीकरण एक शब्द है यहाँ पर, मानकीकरण। मानकीकरण व्यवस्था लागू करने में मानकीकरण व्यवस्था लागू करने में कठिनाई होती है। अब देखो, मानकीकरण से पहले इन शब्दों का मतलब आपको जब पता होगा ना, तब आप अच्छी तरीके से बिना रटे हुए कर पाएंगे। नहीं तो रोड पर बैठेंगे तो समझ आ पाएंगे यार वो तो बोल रहे तो उसमें कौन सा था आखिरी वाला, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसको रटना नहीं, सिर्फ समझना है ना। और आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि अब आप उस तरीके से रटो तो जैसे पढ़े थे, तो आपको पढ़ना है मानकीकरण, है ना। हाँ, एक चीज का एक मानक निर्धारित होता है ना, स्टैंडर्ड उसका निर्धारित होता है कि ये काम इस तरीके से करना है ना, ये काम इस तरीके से करना है। और जब वो काम आप उस तरीके से करेंगे तो आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा और शुद्धियाँ अपने आप हो जाएंगी, है ना। ठीक है, जब एक मानक जो निर्धारित किया गया है ना, मानक है जैसे निर्धारित कि एक कप आपको चाय बनानी है तो उसमें दूध, 1 चम्मच चीनी ये डालेंगे तो अच्छी बनेगी, और कुछ देर तक आपको बॉयल करना है ना। जब अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए तब उससे चाय पत्ती भी डाल लेना है ना, ऐसा नहीं कि चाय पत्ती मत डालना है। ये तो आपने तो सर कहा था कि बस पानी और दूध चीनी है, तब मतलब चाय में जो चाहिए जो उसका मानक निर्धारित है, आप जब उस मानक को जब आप पूरा करेंगे तो अपने आप जो व्यवस्था है वो आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, है ना। लेकिन हम मानकीकरण व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहे विकेंद्रीकरण में, वही तो बात है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या इतनी कम होती है कि हम मानक ही नहीं सेट कर पाते हैं। कैसे मानक सेट करेंगे? सारी व्यवस्था हमको अपने आप में ही करनी होती है। इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर मानकीकरण की व्यवस्था लागू करने में बहुत कठिनाई होती है। और जब मानक लागू नहीं है तो स्पेशलाइजेशन का जो गुण है वो किसी के अंदर आ ही नहीं पाता है। एक व्यक्ति 4 तरीके के काम कर रहा है, मानक कहाँ से निर्धारित है? मानक तो ये है कि हर किसी को एक काम दिया जाए, है ना। अब तुम चाह रहे हैं कि सभी के अंदर क्वालिटी हो जाए, कि सभी अकाउंटेंट हो जाए, सभी अधिकारी हो जाए, कभी कोई अधिकारी अकाउंटेंट बन जाए, कभी कोई अधिकारी स्वीपर बन जाए, ऐसे नहीं काम चलता भाई, है ना। वहाँ पर मानक निर्धारित है कि जो स्वीपर है वो स्वीपर का काम करेगा, लेकिन वहाँ मजबूरी उस स्वीपर वाला पानी भी पिला रहा है ना। तो वहाँ पर जो मानकीकरण की जो व्यवस्था है वो जैसे मानक निर्धारित है कि भाई 1 किलोमीटर जाना है तो
उतना चलोगे, मानक है ना, तभी तो आप 1 किलोमीटर जाओगे। आप बाइक से बैठे के 1 किलोमीटर जाएंगे और गए 900 मीटर पर खड़े हो गए, मानक तो पूरा ही नहीं किया। आर्मी की रेस होती है, उसमें कई सारे चक्कर मारने और आपने गलत मानक निर्धारित कर लिया, एक चक्कर लगे ही नहीं, कहते थे मेरा तो नाम ही नहीं आया, मुझे तो सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। तो कैसे होगा? जो मानक निर्धारित था आपको उसका पालन करना था ना, तभी तो आपका उसमें आर्मी में ज्वाइनिंग होती। तो यहाँ पर मानक निर्धारित ही नहीं, मानक कैसे निर्धारित होंगे जब व्यवस्था ही नहीं हो पाती है ना। सारी बात तो व्यवस्था की है। जब आप अच्छी तरीके से, उचित तरीके से व्यवस्था करेंगे। अब आप लोगों की पढ़ाई की बात करते हैं, मानक है कि क्लास में 70-80% उपस्थिति अनिवार्य है। आओगे नहीं तो क्या होगा? लास्ट में ये होगा कि एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आपने मानक तो पूरे नहीं किए। हाँ, प्रैक्टिकल में फिर नंबर प्रैक्टिकल में नंबर कम आएंगे, और बैठ भी गए तो लिखोगे क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछेगा तो बताओगे क्या? क्योंकि क्लास में तो आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ते तो तब जवाब थे। तो एक जो मानक बनाया जाता है, क्लास का मानक है कि सभी इतने % आना चाहिए। आज नहीं आए, कल नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन आना जरूरी है, तो कंटिन्यू आना है। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है तब भी आना है। उसके लिए तो कहा गया है कि 75-80% उपस्थिति होनी चाहिए, बाकी तो आप नहीं हो। लेकिन उस समस्या के लिए है कि बाकी ना हो, बाकी 100% उपस्थिति होनी चाहिए, 100% सबको आना चाहिए, और 100% टीचर को भी देना चाहिए, और आपको भी 100% से ज़्यादा देना चाहिए, है ना। तभी तो आपको अच्छा आएगा, है ना। लेकिन यदि आप कामचोरी करोगे, पढ़ोगे नहीं, आलस्य करोगे, तो कैसे समझ में आएगा? यहाँ समझने के लिए आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक अपना मानक सेट करना चाहिए। आप यहाँ क्या करने आए हो, ये आपको सबको पता है कि हम क्या करने आए, है ना। मानक मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए उसका एम होता है ना, एम सेट करो कि क्या करने आए थे, कुछ लेने आए थे कि सिर्फ गंवाने आए थे। गंवाने आए हो तो मम्मी पापा 5-7 हज़ार रुपये महीने भेजे, दिखाओ, चले जाओ। मानक जब सेट होगा कि हाँ यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे, क्या पढ़ करके जाएंगे, तो उद्देश्य आपका अपने आप सेट हो जाएगा। यहाँ पर आने से पहले जाने की लगी रहती है, करते नहीं है, बैठे हैं तो उल्टा सीधा तरीके से काम करते हैं। तो सबने अपना अपना मानक सेट कर रखा है। तो ये था आपका एक अंतिम पॉइंट, जिसके अंतर्गत हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि विकेंद्रीकरण के 2 संबंधी ये जो बिंदु थे, इनके अंतर्गत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि विकेंद्रीकरण के दोष क्या क्या हैं, है ना। और अब जब आप भविष्य में कोई अपनी ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सभी उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबका एक अपना अपना मूल्य कार्य है, सबके अपने अपने उद्देश्य हैं। कोई स्टेनो बनेगा तो कोई SDM भी बनेगा, तो कोई DM भी बनेगा, है ना। तो इसमें सभी प्रकार के मेहनत करने वाले हैं, सभी नई जगहों से आने वाले भी हैं, तो सबके उद्देश्य भी अलग अलग होंगे। सबने अपना उद्देश्य बनाया भी होगा। तो कोई कंपनी भी कोई अपनी स्टार्ट करेगा, तो जो आपने पढ़ा है हो सकता है आप अपने उसमें अप्लाई भी कर सकें। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आप केंद्रीकृत सिस्टम के अंतर्गत अपने कार्य का संचालन करेंगे या विकेंद्रीकृत सिस्टम के हिसाब से करेंगे, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ जो आपका व्यवसाय है उसके ऊपर भी, उसकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा है तो विकेंद्रीकृत कैसे होगा, या ज़्यादा छोटा है तो केंद्रीकृत कैसे होगा, वो सब आप धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ये हम आशा करते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके सम्मुख उपस्थित होकर के आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते अवश्य रहें, क्योंकि पढ़ने के उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो उस उद्देश्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।